सो हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टेट एजुकेटर। मैं हूं रूप कुमार और एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक नया इंटरेस्टिंग क्लास हम लेके आए हैं, जिसमें हम देखेंगे अभिप्रेरणा और अधिगम, या कि अधिगम और अभिप्रेरणा एक टॉपिक का नाम है। अभिप्रेरणा को देखिए अंग्रेजी में बोलते हैं मोटिवेशन, अधिगम को बोलते हैं लर्निंग। लर्निंग एंड मोटिवेशन जो एक कंबाइंड दो चैप्टर का एक कंबाइंड चैप्टर है। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कोई भी चीज यदि सीखना हो, जानना हो, बिना अभिप्रेरणा के, बिना मोटिवेशन के संभव नहीं है। और अधिगम जीवन में बच्चों के या इवन टीचर के, सभी के जीवन में एक व्यवहार के परिवर्तन को दर्शाती है। तो दोनों टॉपिक से हमेशा हर एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम में या कि टीचर के एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, चाहे वो केबीएस हो, डीएसएसबी हो, रीट हो, एमपी टेट, यूपी टेट, कोई भी एग्जाम हो, सी टेट हो, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। तो अब हम ये बात करें यदि सेकंड फेज में कि इस टॉपिक में हम टॉपिक का हमारा कंटेंट क्या होगा, तो देखिए हम समझेंगे कि व्हाट इज लर्निंग बेसिकली, यानी अधिगम क्या है। फिर कुछ डेफिनेशन देखेंगे और बेसिक थ्योरी देखेंगे, डीप में नहीं जाएंगे, बेसिक थ्योरी देखेंगे, उनके बारे में रफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। क्योंकि लर्निंग ओवरऑल एक अलग से चैप्टर था, उसमें इन डीप हम अलग अलग चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया है, तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। यदि लर्निंग यानी अधिगम से रिलेटेड आपको देखना है तो लर्निंग की वीडियोज, लर्निंग एजुकेशनल साइकोलॉजी टेट एजुकेटर रूप कुमार, ये ऐसा कुछ लिखेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक। इसके बाद देखेंगे व्हाट इज मोटिवेशन, प्रेरणा, अभिप्रेरणा क्या है, मोटिव्स क्या है, इसकी बात करेंगे। फिर टाइप ऑफ मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, प्रेरणा के प्रकार, और प्रेरक जो मोटिव्स होते हैं उसके प्रकार, इन सब चीज़ों को जानेंगे। जो अभिप्रेरणा है, प्रेरणा है, उसकी क्या विशेषताएं हैं उसको जानेंगे। फिर साइकिल ऑफ मोटिवेशन जानेंगे। कुछ बेसिक जो थ्योरी है उनको यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे। उसके बाद उनको सेपरेट भी कवर अप करने का प्रयास करेंगे। अब वो अलग क्लासेस होंगी, वो भी आप देखेंगे तो चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से जानने समझने को मिलेगी। अब देखिए यदि हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करें कि व्हाट इज लर्निंग, जैसा कि हमने सेट किया है कि हम ऐसे सीखने वाले हैं, तो व्हाट इज लर्निंग यानी अधिगम क्या है। तो अंग्रेजी में यदि बात करें तो लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, बिहेवियर, स्किल, वैल्यू, एटीट्यूड एंड परफॉर्मेंस। यानी अधिगम एक प्रक्रिया है जिससे हम नई समझदारी, ज्ञान, व्यवहारात्मक परिवर्तन, कौशल, वैल्यूज, एटीट्यूड एंड प्रेफरेंसेस, अपनी जो चॉइसेस है उनको डेवलप करते हैं। या कि इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी चयनात्मक गतिविधि, अपनी चुनाव, अपने प्रेफरेंसेस, अपना ज्ञान, बिहेवियर, कौशल, वैल्यू, एटीट्यूड यानी अपना दृष्टिकोण और अपनी समझदारी को प्राप्त करते हैं। तो एक बेसिक यदि नॉलेज की बात करें तो अधिगम इसको बोलते हैं। पर जब हम साइकोलॉजी है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी में मेन पढ़ते हैं कि अधिगम क्या है, व्यवहार में परिवर्तन। हमेशा से एक बात बोली जाती है कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, ठीक है। अब व्यवहार में परिवर्तन की जब बात करते हैं, वैसे तो ये चीज़ें पहले भी कवर अप की जा चुकी है, पर यहाँ पे थोड़ी सी करने बात इसकी ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको डिटेल में यहाँ पे थोड़ी सी आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास करूँगा। व्यवहार में देखिए परिवर्तन होते हैं दो प्रकार के, एक टेम्परेरी और एक होते हैं परमानेंट, ठीक है। और सॉरी, ये तीन प्रकार के होते हैं। और तीसरा होता है रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति के, किसी भी जीव के व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। जो परिवर्तन होते हैं वो तीन प्रकार के मेनली आप बोल सकते हैं। एक टेम्परेरी यानी अस्थाई, यानी कुछ समय का क्षणिक परिवर्तन। एक होता है परमानेंट चेंजेस, और रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस यानी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अब इन तीनों चीज़ों को अलग अलग तरीके से मैं बताने समझाने का यदि थोड़ी सी कोशिश करूं तो देखिए टेम्परेरी चेंजेस क्या हो गई। जैसे कोई व्यक्ति यदि चल रहा है, पैदल चल रहा है, उसके पास व्हीकल्स नहीं है और वो 5 किलोमीटर या कि 10 किलोमीटर कोई इंडिविजुअल पैदल चल रहा है। अब उसके बाद आप यदि बोले कि तीन
3 घंटे की या 4 घंटे का एक आपको सेशन अटेंड करना है। हो सकता है कि ये व्यक्ति इस बात के लिए एग्री ना हो कि अभी तो मैं थका हूँ, वो फिजिकली थक गया है पर उसका मानसिक स्थिति भी थकावट महसूस कर रही है, उसको कुछ एनर्जी और रेस्ट की ज़रूरत है। एनर्जी और रेस्ट की ज़रूरत है, तो वहाँ से वो उस चीज़ के लिए एग्री नहीं होगा। तो यदि वो व्यक्ति भी एग्री नहीं होता तो क्या हम उसको आलसी डिक्लेयर कर सकते हैं? हम उसको निहायती आलसी बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जो उसके व्यवहार के अभी टेम्परेरी चेंजेस हुए हैं, उसके एक शारीरिक श्रम जो उसने 10 किलोमीटर की यात्रा तय करी है, वो उसके शारीरिक श्रम की वजह से है। तो ये टेम्परेरी परिवर्तन होते हैं। दूसरी बात यदि देखें तो कोई व्यक्ति बीमार जब पड़ता है तो उसके शरीर में और मनोदशा में बहुत सारे चेंजेस होती है। शारीरिक दुर्बलता और मानसिक दुर्बलता दोनों एक साथ आती है। तो क्या हम मान लें कि ये इसके जीवन में परमानेंट ऐसा ही रहेगा? ऐसा नहीं है, एक ना एक दिन रिकवर होगा, ठीक है। कोई ऐसा मोमेंट आ गया इमोशन का, जैसे कि हमने संवेगों को पढ़ा है, संवेग का मौसम आ गया, संवेग की परिस्थिति डेवलप हो गई, यानी कोई व्यक्ति को किसी ने मान लीजिए कि कुछ एब्यूज कर दिया, व्यक्ति की कोई भी गलती नहीं है पर बेवजह की बातें सुना रहा है तो उसको गुस्सा आ गया, उस मोमेंट में गुस्सा आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सैल टाइप का है, हमेशा गुस्सा ही रहता है? ना, ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उस परिस्थिति में उसके व्यवहार में वो टेम्परेरी परिवर्तन है। तो इस प्रकार से परिवर्तन आते हैं। अब आप ये बोर मत हो ना, हम ये जस्ट क्लियर कर रहे हैं कि व्यवहार में परिवर्तन 3 प्रकार से होते हैं। व्यवहार के किस प्रकार के परिवर्तन को हम अधिगम कहेंगे? सेकंड स्टेप में आते हैं कुछ परमानेंट चेंजेस, जो लाइफ लॉन्ग चेंजेस हो जाते हैं। यानी कोई आपके फिजिकल चेंजेस हो जाएंगे, कोई कल्चरल चेंजेस हो जाएंगे। यानी इसमें आप 2 चीजें रख सकते हो। एक परमानेंट चेंजेस में आप देखेंगे कि इसमें भी इसको यदि क्लासिफाइड करेंगे तो इसमें भी 2 चीजें निकल के आएंगी। इसमें एक होगी फिजिकल यानी भौतिक, जिसका मूर्त स्वरूप विद्यमान है, और दूसरा होता है इंटेंजिबल या कि अब्स्ट्रैक्ट, जो अमूर्त है ना। अब्स्ट्रैक्ट जो अमूर्त है। अब्स्ट्रैक्ट मतलब किसी की कास्ट, किसी का रिलीजन, किसी की कंट्री, हाँ, किसी का फेथ, ये सब चीजें लगभग क्या होती है? अब्स्ट्रैक्ट होती हैं, अमूर्त होती है। यानी इनका भौतिक अस्तित्व तो नहीं होता, फिर भी ये जीवन ह्यूमन बीइंग के मानव जीवन को बहुत ज्यादा गहराई से प्रभावित करती हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट चीजें। और ये इस प्रकार की, जैसे किसी की जाति एक बार ही डिसाइड हो गई, हाँ, किसी का धर्म एक बार ही डिसाइड हो गया, किसी का कंट्री एक बार ही डिसाइड हो गया, तो इसमें 99% ये पोटेंशियल होता है कि वो चेंजेस नहीं होते। बहुत सारे जो फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं वो लाइफ लॉन्ग चलते रहते हैं, तो इनको भी हम अधिगम नहीं कह सकते। अब दूसरी चीज आती है रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस। अब रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस को हिंदी में बोलते हैं अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। स्थायी परिवर्तन है पर जीवन पर्यंत नहीं चले। अब उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, जैसे हम जब कंप्यूटर की क्लासेस कर रहे होते हैं तो स्टार्टिंग में हमारी कीबोर्ड की स्पीड बिल्कुल कम होती है, ठीक है। पर उसके बाद हम ट्रेनिंग लेते हैं। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, जब हम 1 महीने 2 महीने कंस्टेंट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमारी टाइपिंग स्पीड 40, 45, 60 वर्ड पर मिनट या कि उससे भी ज़्यादा, डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उससे भी ज़्यादा चली जाती है। पर यदि वही व्यक्ति 2 वर्ष 3 वर्ष कंटिन्यूअस यदि कंप्यूटर का यूज ना करे तो उनकी जो टाइपिंग स्पीड है वो लगभग घट जाएगी। तो आपकी टाइपिंग स्पीड यदि 70 आ भी गई, पर यदि आप 2-3 वर्ष उसको प्रैक्टिस नहीं करते तो वो घट जाएगी। तो इसको बोलते हैं रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस। कीबोर्ड की स्पीड का आना आपका परमानेंट चेंजेस नहीं है, रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस है। आप उसको फिर अगेन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेगा, 4-5 दिन की प्रैक्टिस में आप फिर उसको रिकवर कर सकेंगे। तो इसको बोलते हैं रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस। दूसरा उदाहरण लीजिए, जैसे कोई आपने ट्रेनिंग ली, कोई
एक्सरसाइज करिए, फिजिकल एक्सरसाइज, जिम, योगा कर रहे हैं, आपने योगा करा, 1 वर्ष 1.5 वर्ष की ट्रेनिंग ली, 3 वर्ष आपने प्रैक्टिस की, हाईली फिट हो गए, ठीक। आफ्टर दैट आपने 4 से 5 वर्ष का गैप रख दिया, तो इस बात की हाईली पोटेंशियल है कि आपका जो फिटनेस का लेवल है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो अधिगम किया, जो आपके व्यवहार में परिवर्तन आया, जब तक आपने प्रैक्टिस करते रहे तब तक आपको वो चीजें याद आती रही, और जब आपने एक बड़ा सा गैप रखा तो उसमें उसकी जो स्किल्स है, जो फिटनेस का लेवल, वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। मैं बेसिकली कहने की बात क्या कर रहा हूँ कि रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस ऐसे होते हैं जो हम किसी ट्रेनिंग से, स्कूल से, टीचर से, कोच से जो प्राप्त करते हैं, और उसमें हमेशा इस बात का भय बना रहता है कि यदि उसको मैं पुनर्अभ्यास न करें, उसको प्रैक्टिस में, डेली लाइफ में, रूटीन में न लाए, तो उसके ह्रास होने की, उसमें कमी आने की प्रॉपर संभावना बनी रहती है। बेसिकली इसी को अधिगम कहते हैं। आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ से यदि इसको जोड़ के देखेंगे तो आपने कोई भी सिद्धांत, कोई भी शिक्षा मनोविज्ञान की, एजुकेशनल साइकोलॉजी में कोई भी प्रिंसिपल में हाईली आपने क्लियरिटी ले आए हो, चाहे लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी हो, जीन पियाजे की थ्योरी हो, ब्रूनर की थ्योरी हो, किसी भी थ्योरी को आपने बढ़िया से क्लियर कर लिया हो, पर 6-8 महीने में आपको एक बारी रिवीजन करने की जरूरत होगी। यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे, आपके व्यवहार में परिवर्तन, जीन पियाजे की थ्योरी को लेके कुछ मोमेंट तक कॉन्फिडेंस 100% हो सकता है, पर यदि आप एक सर्टेन टाइम में एक रिपीटेशन नहीं करेंगे, उसको अभ्यास नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसमें वो शार्पनेस, वो मेमोरी नहीं रह जाएगी। कहीं ना कहीं अभ्यास करने की जरूरत होगी। इसको हम अधिगम कहते हैं, इसको हम लर्निंग कहते हैं बेसिकली। उम्मीद करता हूं कि लर्निंग का कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से, इत्मीनान से आपको समझ में आया होगा। इसके बाद यदि हम बात करें, कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। वैसे तो मैं डेफिनेशंस वगैरह में बिलीव नहीं करता, क्योंकि डेफिनेशन रटने की चीज होती है, और हमारे पास कोई ऐसी ट्रिक नहीं है जो हम आपको बता दें कि आप ये याद रखें, वो याद रखें। देखिए, डेफिनेटली कुछ याद नहीं रहता। जो रटने वाली चीज है वो रटना ही पड़ता है। उसकी ट्रिक कभी कभी इफेक्टिव होती, कभी कभी नहीं होती, क्योंकि ड्यूरिंग एग्जाम हमारे पास 1000 प्रकार के थॉट्स कंस्टेंट आते रहते हैं, तो ट्रिक कितना काम करती है, इसमें मेरा थोड़े से बिलीव कम है। अब वुडवर्थ हैं एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक, इन्होंने क्या बोला है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया। इन्होंने भी देखिए वही बात कही है कि सीखना एक प्रक्रिया, लर्निंग इज अ प्रोसेस, ठीक ठीक है। और इसमें क्या है, नया ज्ञान और नई एक्टिविटी को सीखना, प्राप्त करना ज्ञान है, सॉरी अधिगम है, ठीक। मर्फी बोलते हैं अनुभव एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण का परिमार्जन अधिगम है। इसमें क्या कहता है, एक्सपीरियंस और व्यवहारिक, बिहेवियरल, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, इसमें कंस्टेंट चेंजेस करते रहना है, कंस्टेंट अपग्रेड करते रहना। परिमार्जन का अंग्रेजी क्या होगा, अपग्रेडेशन। आपके हर एक एप्लीकेशंस के अपग्रेड आ रहे हैं, आपके हर एक सॉफ्टवेयर के अपग्रेड आ रहे हैं, हर एक दिन हमारा सिलेबस अपग्रेड किया जा रहा है। तो हमारे अनुभव और हमारे दृष्टिकोण में यदि हम अपग्रेड नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि एक सड़ी हुई मानसिकता लेके हम चल रहे होंगे। तो जरूरी है कि हम अपने व्यवहार और अपने दृष्टिकोणों को दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ अच्छा सा अपग्रेड लाते रहें, नई विचारधाराओं को सीखते रहें, जानते रहें। इसी को मर्फी जी ने अधिगम कहा है। फिर अकॉर्डिंग टू हिलगार्ड ने क्या बोला है कि नवीन परिस्थितियों में, न्यू सिचुएशंस में अपने आप को ढालना या अनुकूलित करना अधिगम है। हर एक नई परिस्थिति होता है, हम वहां पे एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं। आप याद करिए, आपने यदि नया रूम लिया होगा पढ़ने के लिए, नई कॉलेज, नया स्कूल चेंज किया होगा, तो आपको डिफरेंट टाइप के चेंजेस आपने किए होंगे। आप याद करिए कि नए फ्रेंड्स बनाने पड़े होंगे, नए टीचर्स की एक्टिविटी को समझा होगा, खुद को उसके हिसाब से अडॉप्ट किया होगा, नई कल्चर के हिसाब से आपने अडॉप्ट किया होगा। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। और हिलगार्ड भी वही कहते हैं कि नवीन परिस्थिति में अपने आप को ढालना,
कोई भी नई परिस्थिति आप कहीं भी देख लीजिए, आपके रिलेटिव्स में देख लीजिए, नए विद्यालय इंस्टीट्यूशन में देख लीजिए, नए रूममेट के साथ देख लीजिए, किसी भी नए व्यक्ति के साथ जब आप बात करते हैं, आपका कोई मित्र होगा, महिला मित्र होगा, उसके साथ आप बहुत सारी चीजें सीख रहे होते हैं, उनके इमोशंस को, उनके चॉइस को, उनके लाइक को, उनके डिसलाइक को। यहाँ पे व्यक्ति, वस्तु या स्थान, कोई भी तीन में से एक चीज होती है, उसके हिसाब से हम खुद को समायोजित करते हैं, खुद को एडजस्ट करते हैं, उससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। उसको बेसिकली अकॉर्डिंग टू हिलगार्ड इन्होंने उसको अधिगम यानी सीखने की संज्ञा दी। यदि डेफिनेशंस के बाद बात करें हम प्रिंसिपल्स की, तो जैसा हमने पहले ही आपसे प्रॉमिस कर रखा है, क्लियरिटी कर रखी इस क्लासेस में कि देखिए हमने क्या है सिद्धांतों को इन डिटेल कवर अप किया है। आप रूप कुमार टेट एजुकेटर देखेंगे और लर्निंग की जो सीरीज है उसमें देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत और गेस्टाल्ट का सिद्धांत, ये मल्टीपल थ्योरी हैं। इन हर एक सिद्धांत को हमने एक एक तरीके में एक एक अलग से क्लास रखी है। तो ये अधिगम के सिद्धांत है। बेसिकली इसकी एक संक्षिप्त यदि बात करें तो बहुत अलग अलग विद्वानों ने, जिन्होंने अधिगम एक मनोविज्ञान के चैप्टर को में ही पर्टिकुलरली रिसर्च किया है, उसमें चाहे आपके बीएफ स्किनर हो, चाहे पावलोव हो, गोल्फगंग कोहलर हो, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग कंट्रीब्यूशन दिया है अधिगम को जानने समझाने में। उन्हीं के जो ओपिनियंस हैं उनको एज अ सिद्धांत हम एकेडमिक्स में या कि शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ते हैं और उनको ऑलरेडी हमने कवर अप करने का प्रयास किया है। इसकी बात हम करते हैं, अधिगम की एक संक्षिप्त बात हो गई। अब जो मोटिवेशन है वो पर्टिकुलरली है क्या ना, मोटिवेशन हमारे लिए न्यू चैप्टर है, तो इसको हम ज्यादा गहराई से, ज्यादा डिटेल में जान के, ज्यादा डिटेल में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो मोटिवेशन को हिंदी में बोलते हैं अभिप्रेरणा, इसको दूसरा वर्ड बोलते हैं प्रेरणा। देखिए, चाहे आप प्रेरणा बोलें चाहे अभिप्रेरणा बोलें, दोनों शब्दों का एक ही अंग्रेजी होता है मोटिवेशन। तो प्लीज आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि प्रेरणा और अभिप्रेरणा ये क्या है, ठीक है। दोनों के लिए मोटिवेशन शब्द का यूज किया गया है और अपने सिलेबस के हिसाब से हम मोटिवेशन पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से आपको ये इन दोनों को एक साथ मान के यहाँ से आपको कंफ्यूजन डेवलप नहीं करना। अब देखिए, हम किसी भी चैप्टर को डिटेल में पढ़ने के लिए सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं उसके इटमोलॉजिकल मीनिंग से। उसका इटमोलॉजिकल मीनिंग मतलब क्या हुआ, देखिए उसके शाब्दिक अर्थ से। एटमोलॉजिकल मीनिंग मतलब उसका शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है, शाब्दिक अर्थ वो भी मैं इसमें इंटरेस्टिंग तरीके से आपके साथ रखने का प्रयास करूंगा। देखिए, जो मोटिवेशन वर्ड है ना, वैसे तो ये अंग्रेजी का लगता है, पर ये है इसके जो मूल शब्द है, जो मूल दो शब्द हैं लैटिन वर्ड के। लैटिन क्या है, लैटिन भी जैसे कि हिंदी की प्राचीन भाषा है संस्कृत। संस्कृत से बहुत सारे तत्सम शब्द जो सबसे ज्यादा हिंदी में शब्द यूज किए जाते हैं। यदि आप हिंदी को बेहतरीन तरीके से 10th तक भी पढ़ा है तो ये चीज आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगी कि संस्कृत के जो शब्द एज इट इज हिंदी में ले लिए गए उनको तत्सम बोलते हैं। सिमिलरली अंग्रेजी में भी बहुत सारे शब्द अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं, जिसमें लैटिन भाषा से बहुत सारे शब्द लिए गए हैं, ठीक है। तो लैटिन भाषा के दो शब्द है, मोटम पहला और दूसरा MOTION। मोटम और मोशन दो वर्ड है लैटिन भाषा के। यहीं से मोटिवेशन ओवरऑल शब्द लिया गया है, इन्हीं का कंबाइंड स्वरूप मोटिवेशन डेवलप किया गया है और इनका मीनिंग होता था लैटिन भाषा में गति करना, गति करना। अब यदि हम प्योर इटमोलॉजिकल यानी शाब्दिक अर्थ को पकड़ के चले तो देखिए, मोटिवेशन शब्द जो लैटिन भाषा के मोटम या कि मोशन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गति करना, और इसका यदि हम निष्कर्ष यानी कंक्लूजन निकालने का यदि प्रयास करें तो हम कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं कि किसी व्यक्ति या अन्य जीवों की भी एक ऐसी मनोशारीरिक ऐसी फिजियोसाइकोलॉजिकल सिचुएशन,
मनोशारीरिक दशा जिसमें वो कुछ करने के लिए प्रेरित हो, कुछ न कुछ करने के लिए उसके अंदर से एक इंटरनल या एक्सटर्नल, बाह्य या कि आंतरिक प्रेशर डेवलप हो, है ना, कुछ करने के लिए वो उकसा रहा हो, अंदर से उसके आ रहा हो, या कि कुछ करने के लिए मजबूर हो जाए, उस परिस्थिति को मोटिवेशन बोलते हैं। थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा, इसको सिमिलर और आसान करने का प्रयास मैं करूंगा। देखिए, प्रेरणा क्या है? एक ऐसी मनोशारीरिक दशा है, वो आंतरिक या बाह्य दोनों हो सकती है। इन चीजों को मैं अभी डिटेल रखूंगा थोड़े से समय में, है ना। आंतरिक या बाह्य दोनों हो सकती है। आंतरिक या बाह्य ऐसा मानसिक या शारीरिक दबाव जिससे हम कुछ करने के लिए प्रेरित हों, या कि हम दबाव महसूस करें, या कि हम मजबूर हो जाएं, उसको प्रेरणा, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है, अब अंग्रेजी में समझ लेते हैं। द टर्म मोटिवेशन डिस्क्राइब व्हाई अ पर्सन डज समथिंग, इट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ह्यूमन एक्शन। ये अंग्रेजी में जो बातें लिखी हैं दो पंक्तियों में, वो क्या कहता है कि जो प्रेरणा है, अभिप्रेरणा है, वो हर एक व्यक्ति कोई भी कार्य क्यों करता है उसका रीजन होता है, उसकी वजह होती है। और दूसरी बात इसमें क्या, इट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ह्यूमन एक्शन। कोई भी व्यक्ति कुछ भी, जो भी कुछ कर रहा होता है, उसका ड्राइविंग फोर्स यानी प्रेरक बल होता है मोटिवेशन। अब इसमें एक डेफिनेशन है इंटरेस्टिंग, उसको मैं यदि आपके पास लेके आऊं तो चीजें और भी बेहतरीन होंगी। एक मनोवैज्ञानिक है क्रंच एवं क्रचफील्ड, इन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही है मोटिवेशन को लेके, प्रेरणा को लेके, कि अभिप्रेरणा हर एक व्यक्ति के हर क्यों का जवाब है। अब ये डेफिनेशन कितनी प्यारी है कि अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन किसी भी व्यक्ति के हर क्यों का जवाब है। क्यों मतलब कोई भी कार्य हम क्यों करते हैं, हम क्यों खाते हैं, हम क्यों गाना गाते हैं, क्यों हम स्टडी करते हैं, क्यों हम सीटेट की प्रिपरेशन करते हैं, क्यों हम डीएसएसबी की प्रिपरेशन करते हैं, और कोई भी कार्य हम अच्छा बिहेवियर क्यों करते हैं। कोई भी चीज जो हम करते हैं वो उसके क्यों का उत्तर होता है मोटिवेशन। इसको और भी चीजों से समझेंगे, जानेंगे, पर इसकी जो स्टडी की सेकंड लेयर है उसको जाने समझे। एक वर्ड है प्रेरक, और इसको हिंदी में बोलते हैं मोटिव, इसको जानना जरूरी। अब प्रेरक क्या होता है, हम कोई भी जब कार्य करते हैं, कोई भी ह्यूमन बीइंग कोई भी एक्शन करते हैं, कार्य करते हैं, कोई भी कार्य, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो पढ़ने का हो, चाहे घूमने जाने का हो, चाहे पब्लिक स्पीकिंग करना हो, चाहे कम्युनिकेशन करना हो, चाहे यूट्यूब में शॉर्ट्स देखना हो, चाहे यूट्यूब में टेट एजुकेटर की क्लासेस देखना हो, कोई भी कार्य जो करते हैं उसके पीछे, कार्य करने के पीछे मनोवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि एक बल कार्य करता है। यानी कोई भी कार्य हम विदाउट मोटिव के, प्रेरक बल के या कि प्रेरक के नहीं करते। उदाहरण से ले लीजिए तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैं बोलता हूं एक बेसिक बायोलॉजिकल नीड से हम भोजन क्यों करते हैं, इसके पीछे की जो मोटिव होगा वो बायोलॉजिकल होगा, भूख, उसका वजह क्या होगी, हंगर। हमारे अंदर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दबाव है कि हम कुछ खाए नहीं है, हम एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, एनर्जी लेस फील कर रहे हैं, तो हमें कुछ चाहिए ताकि ऊर्जावान दिखे, ऊर्जावान महसूस करें, इसलिए हम भोजन कर रहे हैं। दूसरा, हम सीटेट या कि किसी भी टीचर एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हैं। कोई भी सीटेट हो, एमपी टेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, कोई भी एग्जाम की जो हम टीचर एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हैं, इसका भी मोटिव होगा। मोटिव मल्टीपल हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका पढ़ाने का दिली इच्छा हो, आपको दूसरे प्रोफेशन अच्छे ना लगते हो। इसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि हमारे पास आर्थिक स्वतंत्रता का दबाव हो, कि हम अपने हिस्से की जो परिवार के आर्थिक दबाव है उसको इस माध्यम से, इस रास्ते से हल कर सकते हैं और अपने इंटरेस्ट का, अपने मन का कार्य कर सकते हैं। वो एक वजह हो सकती है। दूसरा,
ये हो सकता है कि आपके पास कोई दूसरी चॉइस ही नहीं हो, पर कोई ना कोई मोटिव होगा, कोई ना कोई बल होगा जिसकी वजह से आप टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या टीचर बनने का प्रयास कर रहे हैं। बेसिकली हम कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वो बेसिक हमारी शारीरिक जरूरत हो, प्रसिद्धि की आवश्यकता हो, कोई भी वजह, कोई भी ड्राइव, कोई भी मोटिव किसी कार्य को करने से पहले जरूर होता है। अब इस क्लास को जानने समझने से पहले हम इस चीज को जानेंगे तो मोटिवेशन का चैप्टर बढ़िया से समझ में आएगा। मोटिव क्या हो गया? हर कार्य करने से, एनीथिंग दैट वी डू, उसके करने के पीछे जो एक बल कार्य करता है उसको मोटिव या हिंदी में इसको प्रेरक बोलते हैं। और प्रेरक बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। इसको तो वैसे तो मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग शब्द से इसको डिफाइन करने का, बताने का, समझाने का प्रयास किया है, पर बेसिकली ये दो ही प्रकार हैं। एक हो सकता है बायोलॉजिकल, या कि इसको हिंदी में बोल दीजिए शारीरिक, या कि इसको बोल दीजिए जैविक। ठीक है, जैविक यानी जो जन्मजात है। बच्चा जब से पैदा हुआ और एक वृद्ध पुरुष के रूप में या कि वृद्ध महिला या वृद्ध व्यक्ति के रूप में यदि मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, जो तो उसकी जो बेसिक मोटिव्स होते हैं उनकी मैं एग्जांपल से बात करूंगा तो चीजें समझ में आएगी। उनको शारीरिक या कि जैविक मोटिव, बायोलॉजिकल या कि फिजिकल मोटिव्स की के नाम से हम जानते हैं। इनको देखिए दूसरा नाम कुछ मनोवैज्ञानिकों ने आंतरिक दिया है, यानी ये कुछ ऐसे इंटरनल मोटिव है, वो अंदर ही है अपने, उनको हम कहीं से अडॉप्ट नहीं किया, कहीं से सीखा नहीं, बाह्य जरूरत नहीं है हमारी। फिर इसको कोई लोग प्राथमिक, प्राइमरी भी बोल देते हैं, प्राथमिक। ठीक है, कोई लोग इसको जन्मजात भी बोल देते हैं, कोई लोग इसको जन्मजात भी बोल देते हैं। अब नाम चाहे कुछ भी लो, मोरल ऑफ स्टोरी एक ही रहेगी कि ये बाय बर्थ है, ये जन्मजात है, ये हमारी शारीरिक जरूरत है, ये हमारे जीवन को कंटिन्यू करने के लिए, जीवन को जीने के लिए जरूरी है। अब इसमें सबसे पहले क्या होगी? भूख। देखिए, घर मकान नहीं भी होगा तो व्यक्ति जीता रहेगा, ठीक है, मर नहीं जाएगा। कपड़े नहीं होंगे तो मर नहीं जाएगा, पर यदि खाने के लिए कुछ नहीं होगा, यदि भोजन उसको नहीं मिलेगा, तो ये बात कंफर्म है कि उसकी मृत्यु तय है किसी भी इंडिविजुअल की। ठीक, तो जैसे भूख, प्यास, ठीक, फिर शारीरिक जरूरतों में हो गई, फिर भूख हो गया, फिर प्यास हो गया, फिर नींद आ गई, ठीक है, फिर कामेक्षा हो गई, कामेक्षा जिसको अंग्रेजी में सेक्स डिजायर बोलते हैं, हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया, स्लीप हो गया, सेक्स डिजायर हो गया। बेसिकली क्या है, ये इनबिल्ड किसी भी ह्यूमन बीइंग में होते ही हैं, है ना। इसको बायोलॉजिकल, प्राइमरी, इंटरनल, बाय बर्थ मोटिव्स बोलते हैं। इसके बाद यदि बात करें दूसरे टाइप्स की, तो जो बायोलॉजिकल होंगे वो इन्वायरमेंटल होंगे, पर्यावरणीय या कि वाय होंगे। जो शारीरिक हो गए वो सामाजिक यहाँ पे हो जाएंगे, सामाजिक हो जाएंगे, ठीक है। फिर जो आंतरिक होंगे ये बाह्य हो जाएंगे, यानी बाह्य वातावरण से हम इनको प्राप्त किया है। जो प्राथमिक हो गए ये सेकेंडरी या कि द्वितीयक हो जाएंगे। जो जन्मजात होते हैं तो जन्मजात के बाद जन्म के बाद हो जाएंगे, जन्म के बाद। अब इसमें इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं तो चीजें समझ में आएंगी। देखिए, जो एक्सटर्नल मोटिव्स हैं, जो सोशल मोटिव है, इन्वायरमेंटल मोटिव्स हैं, उनको हम बोलते हैं जैसे सम्मान, इज्जत। मिर्जापुर की वेब सीरीज में गुड्डू भैया क्या बोलते हैं? अब हमारे मम्मी को चाहिए फुल इज्जत, हम वो गुड्डू नहीं रहे। यानी व्यक्ति को सम्मान की जरूरत है, ठीक है। ये एक्सटर्नल मोटिव्स होते हैं ना। व्यक्ति को चाहिए पद, हमें टीचर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें प्राइम मिनिस्टर बनना है, हमें राज्यपाल बनना है, हमें मंत्री बनना है, हमें सांसद बनना है। ये होते हैं समाज के पद। ये इंटरनल नहीं है, ये एक्सटर्नल है। ये ना भी मिले ना तो व्यक्ति जीवित रहेगा, पर प्राइमरी मोटिव यदि नहीं होगे तो उसमें भूख, प्यास या नींद ऐसी चीजें यदि नहीं होगी तो हो सकता है कि व्यक्ति की लाइफ कंटिन्यू ना हो पाए, ठीक। पर ये पद के बाद क्या होगा? सुरक्षा। व्यक्ति असुरक्षित महसूस करता है, असुरक्षित सामाजिक रूप से, असुरक्षित आर्थिक रूप से,
या कि शारीरिक शरीर की सुरक्षा की भी इनसिक्योरिटी व्यक्ति के अंदर हो सकती है, तो उसको सुरक्षा चाहिए, जिसके लिए व्यक्तियों ने पुलिस, आर्मी, स्टेट ने पुलिस, आर्मी और बहुत प्रकार की सिक्योरिटी फोर्सेस एज अ सोसाइटी हमने डेवलप की। तो ये एक्सटर्नल मोटिव्स होते हैं जो कोई भी कार्य को, कोई भी क्रिया को करने के लिए प्रेरित करते हैं, एक प्रेरक बल का कार्य करते हैं, या कि कोई व्यक्ति को वो कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं, तो इसको बोलते हैं मोटिव्स। अब ये टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की यदि बात करें, अब यहाँ पे यदि आ जाए, यानी अभिप्रेरणा की है कि प्रेरणा के प्रकार, तो इसमें इंटरनल मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन या कि आर्टिफिशियल मोटिवेशन, और ये दोनों की जो दोनों का एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल सेम है। जो इंटरनल मोटिवेशन है वो बायोलॉजिकल मोटिवेशन है, वो शारीरिक मोटिवेशन है। हम भूख इंटरनल मोटिवेशन है, प्यास इंटरनल मोटिवेशन है, यानी ये बाय बर्थ आया है। कामेक्षा, सेक्स डिजायर, ये इंटरनल मोटिवेशन है, ये बाय बर्थ, जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग इवॉल्व वो बाय बर्थ वो चीजें आई हैं, और इनकी भी अपनी बेसिक थ्योरी है। जैसे जो सेक्स डिजायर है, इससे रिप्रोडक्शन हुआ, और जो व्यक्तियों की या कि महिला हो, पुरुष हो, थर्ड जेंडर हो, किसी की भी एज अ ह्यूमन बीइंग की जो पॉपुलेशन है वो ग्रो करी। पहले, इससे पहले क्या होता था कि बहुत सारे जो जानवर आते थे वो इनको अटैक कर देते थे, और संख्या को आगे करना, कंटिन्यू करना थोड़ी सा मुश्किल था। जो एक्सटेंसिक है, इन्वायरमेंटल है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है, वो क्या है, हमें पद चाहिए, हमें इज्जत चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमारा नेम होना चाहिए, हमारा बेहतरीन बैंक बैलेंस होना चाहिए। ये एक्सटर्नल मोटिवेशन का उदाहरण है। इसमें बड़ा अच्छा सा एक उदाहरण मैंने कहीं देखा था, वो आपको भी बताता हूँ। किसी अच्छे व्यक्ति ने बोला था कि देखिए, मोटिवेशन को अंडे से बताया था कि यदि दबाव अंदर से आए, यदि दबाव अंदर से आ रहा है तो जीवन शुरू, दबाव यदि अंदर से आ रहा है तो जीवन शुरू, जीवन शुरू। यानी यदि आपको खुद कुछ करने का, कुछ बनने का, कुछ जानने को, कुछ समझने की अंदर से इच्छा आ रही, तो आपका जीवन शुरू होगा। यदि आप इंटरनली मोटिवेटेड है तो आप जीवन में बेहतरीन करेंगे। और यदि अंडे को बाहर से दबाव दिया जाएगा, बाहर से दबाव दिया जाएगा, तो फिर जीवन का अंत। यानी कोई दूसरे के कहने में, दूसरे के मोटिवेशन में हम यदि चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर जीवन का अंत होने वाला है। तो उन्होंने जीवन को लेके बड़ी अच्छी बात कही कि जीवन एक अंडे के समान है, यदि दबाव अंदर से आता है तो जीवन शुरू हो जाता है, यदि दबाव बाहर से आता है तो दबाव खत्म हो जाता है। और कहीं ना कहीं वर्ड मोटिवेशन में ये एग्जाम्पल, ये मोटिवेशनल कोट बढ़िया से सूट करता है। इसके बाद यदि बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि कुछ विशेषताएं, मोटिवेशन की क्या विशेषताएं होती है, तो मोटिवेशन की प्लेस की रोल ऑन लर्निंग। देखिए, जो प्रेरणा होता है, हमने साइकोलॉजी में एक एग्जाम्पल हमेशा से पढ़ते हैं कि एक घोड़े को एक व्यक्ति पानी तक ले जा सकता है, यानी पानी तालाब तक ले जा सकता है, पर 10 व्यक्ति भी मिलके उस घोड़े को पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ठीक, एक घोड़े को एक व्यक्ति मिलके पानी तक तो ले जा सकता है, तालाब तक तो ले जा सकता है, ठीक है, पर 10 व्यक्ति भी प्रयास करके उसको जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। यानी उसके अंदर यदि मोटिवेशन, उसके अंदर बायोलॉजिकल थर्स्ट की जो जो डेराइव होगी, जो मोटिव यानी कि प्रेरक बल होगा, वो यदि नहीं होगा तो पानी नहीं पिएगा। यानी बिना मोटिवेशन के कुछ नहीं कर सकते। सेम थिंग अधिगम यानी लर्निंग, यदि किसी भी प्रकार का प्रेरक बल नहीं कार्य करेगा तो हम कुछ कार्य ही नहीं करेंगे। वो तो हमने मनोवैज्ञानिक क्लासेस में हमने समझा ही मनोवैज्ञानिक तरीके से। तो सीखना भी तो एक प्रोसेस है, क्रिया ही है। जब हमने बताया ना कि अधिगम क्या है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होने की प्रक्रिया है। हमने अधिगम को ऐसा ही डिफाइन किया ना, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी होने की एक प्रक्रिया है। अब प्रक्रिया में तो क्रिया होती ही है, और क्रिया विदाउट मोटिव्स होती ही नहीं है। तो मोटिवेशन प्लेस की रोल ऑन लर्निंग, यानी प्रेरक अधिगम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गोल सेंट्रिक बिहेवियर, मोटिवेटेड यानी कि प्रेरित व्यक्ति
प्रेरिक इंडिविजुअल हमेशा से अपने गोल सेंट्रिक, हमारा गोल है सीटेट को क्लियर करना, हमारा गोल है डीएसएसबी को क्लियर करना, हमारा गोल है रीट को क्लियर करना। तो हम क्या कर रहे हैं, गोल सेंट्रिक बिहेवियर को कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, टेट एजुकेटर की क्लासेस देख रहे हैं। हम बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के थ्रू अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। हम टेट एजुकेटर के शॉर्ट्स देख रहे हैं, उसके माध्यम से अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली गोल सेंट्रिक बिहेवियर। हमारा गोल है सीटेट, हमारा गोल है केबीएस, हमारा गोल है डीएसएसबी। तो गोल सेंट्रिक बिहेवियर क्या होगा, टेट एजुकेटर की क्लासेस देखना, जहां स्पेशली इसी में बात की जाती है। फिर कंटिन्यूटी इन बिहेवियर, यानी मोटिवेटेड इंडिविजुअल का जो व्यवहार होता है वो कंटिन्यूअस होता है। ऐसा नहीं होता कि 2 क्लासेस देख ली, अब लगा कि यार साइकोलॉजी तो थोड़े से कॉम्प्लेक्स लग रही है, चलो छोड़ देते ना। कंटिन्यूअसली जितनी भी क्लासेस होगी हम देखेंगे। हम कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि इस टॉपिक में भी प्लीज आप वीडियो बनाइए, मुझे समझ में थोड़े से कम आ रहा है, और आसान बेहतर एक्सप्लेनेशन दीजिएगा प्लीज, है ना। तो हम उसके लिए प्रयास करेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन खुला है, उसका यूज करिए, और जो चीजें नहीं समझ में आती साइकोलॉजी या कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम से रिलेटेड, हम उसको बेहतरीन तरीके से आपके पास लाने का प्रयास करेंगे। तो व्यवहार में कंटिन्यूटी होती है, सततता होती है, लगातार हम कार्य करते रहते हैं, सभी क्लासेस को हम देखते रहते हैं, अपनी नोट को प्रिपरेशन में करते रहते हैं। अब इसकी बात करेंगे तो साइकिल ऑफ मोटिवेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो जो मोटिवेशन का चक्र है, अभिप्रेरणा का, प्रेरणा का चक्र है, उसका फर्स्ट होता है डिजायर। डिजायर को हिंदी में, इसको डिजायर या नीड, इसको 2 वर्ड इसके लिए यूज होते हैं। इसको हिंदी में आवश्यकता या कि जरूरत, इसको मनोवैज्ञानिकों ने कितनी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया गया है कि जब उनसे पूछा गया कि भाई जरूरत क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए ऐसा खालीपन जो व्यक्ति के अंदर मनोशारीरिक दबाव पैदा करे, वो जरूरत है, वो डिजायर है, वो नीड है। दोबारा सुन लीजिए, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, देखिए मैं पहले से भी बता देता हूं, किसी इंडिविजुअल, किसी थिंग्स या किसी स्थान, प्लेस, ठीक है, किसी इंडिविजुअल, किसी वस्तु या कि किसी स्थान की जरूरत की देखिए, किसी इंडिविजुअल यानी किसी व्यक्ति, किसी थिंग यानी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, ठीक है, या के किसी प्लेस यानी स्थान, स्थान का किसी एक व्यक्ति, किसी व्यक्ति में रख लेते हैं क्योंकि हम इंडिविजुअल सेंट्रिक क्लास ले रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना, बच्चे व्यक्ति है, ठीक है। किसी व्यक्ति के अंदर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का ऐसा अभाव जो उसके जीवन में अभी नहीं है, अभाव की वजह से जो फिजियोलॉजिकल प्रेशर डेवलप करे, फिजियोलॉजिकल तनाव यानी मनोशारीरिक दबाव पैदा करे, उसको जरूरत बोलते हैं, ठीक है। यानी अब हमें यदि प्रेम की जरूरत है तो हम बिलोंगिंगनेस खोजेंगे, हम अपने कोई गर्लफ्रेंड या कि बॉयफ्रेंड खोज सकते हैं, या कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं उसी में हम अपने व्यवहार में चेंजेस करके उनको अपने ज़्यादा क्लोज लाने का प्रयास कर सकते हैं। हमें प्यास लगी है तो हम, हमारे अंदर जो मनोशारीरिक दबाव है, तो वो जल को, वो पानी को प्राप्त करने का जो मनोशारीरिक दबाव है तो पैदा होता है। तो फर्स्ट स्टेप होता है इसका डिजायर। डिजायर के बाद होता है टेंशन यानी तनाव। डिजायर क्या लेके आता है, टेंशन। टेंशन क्या है, एक ऐसा मानसिक और या कि शारीरिक प्रेशर जो कुछ करने के लिए हमें मजबूर कर दे, उसको बोलते हैं तनाव। भूख है, आपके पास भोजन को प्राप्त करने का तनाव है। प्यास है, आपके पास पानी को प्राप्त करने का तनाव है। जॉब नहीं है, टीचर बनना चाहते हैं, आपको सीटेट क्लियर करने का दबाव है।
आपको रीट क्लियर करने का और बेहतरीन मार्क लाने का दबाव है, आपको डीएसएसबी केवीएस को क्लियर करने का और उसमें बेहतरीन मार्क लाने का दबाव है, तो इसको बोलते हैं एक शारीरिक मनोशारीरिक दशा जो आदमी को बेचैन कर दे, जो आदमी के अंदर अस्थिरता पैदा कर दे। अस्थिरता जैसे जल में एक छोटा सा कंकड़ डालते हैं तो जल अस्थिर हो जाता है कुछ समय के लिए, उसी प्रकार ये व्यक्ति की मनोशारीरिक दशा जो कुछ एक अस्थिरता डेवलप कर दे उसको टेंशन बोलते हैं। टेंशन से क्या होता है भाई, हर एक व्यक्ति बोलते हैं टेंशन ना लो, पर टेंशन तो लेना पड़ेगा ना, नहीं तो आप कार्य कैसे करेंगे, आप चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, सेकंड स्टेप में होता है, ये 2 हो गया, ये सेकंड स्टेप होता है मोटिवेटेड बिहेवियर। मोटिवेटेड बिहेवियर यानी उस तनाव का, उस मनोशारीरिक दबाव से आप कुछ न कुछ मोटिवेटेड बिहेवियर करेंगे। भूख लगी है, भोजन को प्राप्त करने का कार्य करेंगे, प्यास लगी है, आप पानी को प्राप्त करने का कार्य करेंगे, आपको सीटेट क्लियर करना है, सीटेट एग्जाम को प्रिपेयर कैसे करें, बेहतरीन क्लासेस, बेहतरीन डीप अंडरस्टैंडिंग टेट एजुकेटर बाय रूप कुमार से आपको प्राप्त होती है, तो उस चैनल को सर्च करके वहां से प्राप्त करेंगे। कहीं ना कहीं आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेस का यूज करके, बेस्ट रिसोर्सेस का यूज करके आपको अपने एग्जाम को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। इसको बोलते हैं मोटिवेटेड बिहेवियर। इसका जो 4th स्टेप होता है तो इसको बोलते हैं रिडक्शन ऑफ नीड। जैसे आप मोटिवेटेड बिहेवियर करते रहते हैं और जिस मात्रा में आपको संतुष्टि मिलती रहती है उससे आपकी जरूरत थोड़े थोड़े घटती जाती है और आपका कॉन्फिडेंस, देखिए जरूरत है तो घटती जाएगी, ठीक है, और जो कॉन्फिडेंस बिहेवियर है वो बढ़ता जाएगा, टेंशन घटता जाएगा और जो आपका कॉन्फिडेंस है उस पर्टिकुलर एरिया में डेवलप होता जाएगा। फिर आपको क्या, इसके बाद क्या, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका गोल है, वो उसके बिल्कुल आप नजदीक, कंस्टेंटली आप उसके नजदीक जाते जाएंगे, आप उसके क्या नजदीक जाते जाएंगे। और एक दिन आपको मिलेगा इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब भोजन की जो मानसिक मनोशारीरिक दबाव था, भूख का जो मनोशारीरिक दबाव था, भोजन प्राप्त हो गया। जो प्यास का मनोशारीरिक दबाव था, जल प्राप्त हो गया। जो हमें टीचर बनने का मनोशारीरिक दबाव, मनोवैज्ञानिक दबाव है, हमारा सीटेट क्लियर हो गया, उसके बाद केवीएस क्लियर हो गया, उसके या कि डीएसएस भी क्लियर हो गया, रीट क्लियर हो गया, एमपी टेट क्लियर हो गया, यूपी टेट क्लियर हो गया, हमारा जो एग्जाम था, जो हमारा लक्ष्य था वो प्राप्त हो गया, हमें इंसेंटिव मिल गया। इस ओवरऑल प्रोसेस को मोटिवेशन बोलते हैं। तो देखिए, मोटिवेशन को अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग बातों के माध्यम से हमने कितनी खूबसूरती से इसके मोटिवेशन के चक्र को जान और समझ लिया। अब मोटिवेशन के जो सिद्धांत हैं, ठीक है, जो मोटिवेशन की थ्योरी है, जो सिद्धांत हैं, उनको मैं थोड़े सा अलग से कवर अप करने का प्रयास करूंगा, छोटे छोटे वीडियोस में बेहतरीन तरीके से बताने समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि जो विलियम मैकडूगल हैं, उनका मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत है। फिर सिगमंड फ्रायड का है साइको एनालिस्ट यानी मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी, और मैक्लीलैंड की उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। प्रोत्साहन का सिद्धांत वॉल्फ कॉफमैन का दिया हुआ है। आवश्यकता पदानुक्रम अब्राहम मैस्लो का दिया हुआ है। तो इन सिद्धांतों को छोटे छोटे वीडियोस में 10 मिनट 5 मिनट के वीडियोज में अलग से बेहतरीन तरीके से कवर अप करने का प्रयास करूंगा। यह मोटिवेशन और लर्निंग की क्लास आपको कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपने क्लास को यहाँ तक देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये क्लास अच्छे लगते हैं तो आप टेट एजुकेटर को लाइक कर दें और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक नई क्लास में नए वीडियोज के साथ। तब तक विश यू बेस्ट ऑफ लक for your any upcoming examination, and thank you so much for watching this video again. Thank you.